नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आपको वो तमाम जानकारी पहुंचाना जिससे आप अभी तक अनजान हैं या अनभिज्ञ हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे नगर निगम में प्रॉपर्टी बिल की, हम बात करेंगे होल्डिंग जो टैक्स बिल है उसकी, और अन्य जानकारी जो है हम वो इकट्ठा करेंगे हमारे अतिथि के द्वारा। और इस चर्चा में हमारे साथ है आलोक कुमार तिवारी जी, पटना नगर निगम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल जो हम जानना चाहेंगे वो जो हाउस टैक्स है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जो होल्डिंग टैक्स है ये क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नगर निगम या नगर निकाय क्षेत्र में जी पड़ने वाले सभी होल्डिंग्स, जी चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या खाली भूखंड हो, सबको नगर निगम को, नगर निकाय को टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स का उपयोग नगर निगम अपने क्षेत्र के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, सीवरेज सप्लाई के लिए या स्ट्रीट लाइट के लिए इत्यादि और अनेक विकास कार्यों के लिए करती है। जी इसलिए नगर निगम हर एक होल्डिंग जो कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है उसके ऊपर कुछ टैक्स चार्ज करती है। जी नगर निकाय अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, जैसे कि स्टेट या यूनियन। नगर निकाय बिहार म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के तहत अपने लिए कई सारे टैक्सेस या इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स चार्ज कर सकती है। यूज़र चार्जेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए यूज़र चार्जेस वो चार्ज कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो सबसे मुख्य स्रोत है नगर निगम के आय का वो है होल्डिंग टैक्स। जी सर, आखिर ये जो टैक्स है वो क्यों लिया जाता है, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। होल्डिंग टैक्स एक तरह का टैक्स है। जैसे कि विभिन्न सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अलग अलग तरह के टैक्सेस जनता के ऊपर, सिटीजन के ऊपर चार्जेस करती हैं। जी सरकार चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए। ठीक वैसे ही नगर निकाय जो है अपने क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों को करने के लिए, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने नागरिकों पे टैक्स चार्ज करती है, जिसे होल्डिंग टैक्स कहते हैं। जी सर, ये जो हाउस टैक्स है ये कब और कैसे लिया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी प्रदान करें। कोई भी नागरिक जब किसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है या उसको परचेज करता है, चाहे वो रिक्त भूमि हो या कोई मकान हो, उसके 90 दिनों के अंदर असेसमेंट करवाना अनिवार्य है। यदि नागरिक 90 दिन के अंदर असेसमेंट नहीं करवाते हैं तो बिहार म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के तहत उस पर विलम्ब शुल्क और पेनाल्टी चार्ज किया जा सकता है। जी एक बार असेसमेंट करवाने के बाद हर साल उनको एनुअली साल में एक बार टैक्स पे करना होता है, जो कि अप्रैल से, उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से लेकर मार्च तक कभी भी पे किया जा सकता है। सर, ये जो हाउस टैक्स है इसकी गणना किस तरीके से की जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस आधार पर हम बांटते हैं टैक्स को। इसमें अलग अलग तरह के होल्डिंग्स के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स कैलकुलेशन करने का मेथड है। जी यदि किसी का खाली ज़मीन का टैक्स पे करना है, उसमें खाली ज़मीन जितना स्क्वायर फीट है, उस किस रोड पे है उस रोड की अवस्थिति देखी जाती है। जी नगर निकायों ने अपने यहाँ सारे स्थित रोडों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है प्रधान मुख्य सड़क, दूसरा है मुख्य सड़क, तीसरा है अन्य सड़क। यदि खाली ज़मीन है तो जो एरिया है उसके ऊपर अन्य सड़क पे 28 पैसे, जी प्रधान मुख्य सड़क पे 37 पैसे और मुख्य सड़क पे 37 पैसे, प्रधान मुख्य सड़क पे 46 पैसे की दर से खाली ज़मीन का टैक्स चार्ज किया जाता है। जी यदि कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए नगर पालिका एक्ट में 9/3 मैट्रिक्स में एक रेट चार्ट बना हुआ है। रेट चार्ट मतलब उसकी डिपेंडेंसी है कि वो जो बिल्डिंग है वो किस तरह के रोड पे है, जी किस तरह का बिल्डिंग का उपयोग हो रहा है, आवासीय उपयोग हो रहा है, गैर आवासीय उपयोग हो रहा है या अन्य उपयोग है। जी उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा है, छत जी आरसीसी है, एस्बेस्टस है जी या झोपड़ी नुमा, जी
इसके लिए सरकार ने अलग अलग 9/3 मैट्रिक्स में अलग अलग दरें प्रोवाइड करके रखी हैं। उस रेट के हिसाब से इनका वार्षिक किराया मूल्य तय होता है। जी यदि कोई बिल्डिंग फ्रेजर रोड पे है, ये प्रधान मुख्य सड़क पे है, जी तो इसका यूनिट रेट 54 रुपये चार्ज किया जाता है, 54 रुपया पर स्क्वायर फीट। अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जितने स्क्वायर फीट में होगा उससे 54 से मल्टीप्लाई करके उसका वार्षिक किराया मूल्य तय किया जाएगा। जी यही यदि मुख्य सड़क पे हो कोई पक्का बिल्डिंग तो 36 रुपया उसका होगा, आवासीय हो अन्य सड़क पे हो जी तो 18 रुपये की दर से चार्ज होता है। वार्षिक किराया मूल्य निकालने के बाद उसका 9% होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है। एनुअली जो भी होल्डिंग टैक्स है वो आपको अप्रैल से जून के बीच में दे होता है। जी आलोक जी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो एक वर्ष में अपने जो टैक्स है वो पे नहीं कर पाया या किसी कारणवश वो जो है जमा नहीं कर पाया, तो उस परिस्थिति में आपने पेनल्टी की बात की, अलग अलग प्रावधान है उसके, तो किस तरह से लेट फाइन और किस तरह से जो प्रक्रिया है, किस तरह के प्रावधान है, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। 2 तरह की पेनाल्टीज़ हैं। पहला है विलम्ब शुल्क। यदि पहली बार कोई नागरिक द्वारा किसी होल्डिंग का असेसमेंट किया जाता है और वो 90 दिन के भीतर अपना असेसमेंट नहीं कराता है जी तो उस पर विलम्ब शुल्क चार्ज होता है, लेट फाइन। लेट फाइन आवासीय के लिए 2000, गैर आवासीय के लिए 5000 रुपया है। इसके अलावा जो हर एक साल उसको एनुअल टैक्स पे करना है, किसी भी नागरिक को एनुअल टैक्स पे करना है, उस एनुअल टैक्स को अप्रैल से जून के बीच में वो यदि भुगतान करते हैं तो 5% का सरकार द्वारा, निगम द्वारा रिबेट दिया जाता है। जी यदि 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में करते हैं तो जो उनका वार्षिक टैक्स है जी। वो उनको पे करना होता है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में यदि वो अपने कर का भुगतान करते हैं, वार्षिक कर का, जी तो 1 अक्टूबर से प्रति माह 1.5% की दर से पेनाल्टी चार्ज होता है। जी सपोज़ मान लीजिए मेरा वार्षिक किराया, वार्षिक टैक्स जो है, वार्षिक कर जो है 500 रुपया है। यदि मैं इसको अप्रैल से जून के बीच में भुगतान करता हूँ जी तो सरकार, निगम हमें 5% का डिस्काउंट देता है, मतलब मुझे 475 रुपया पे करना होगा। यदि मैं 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में करता हूँ तो मुझे जो टैक्स है 500 रुपया वो 500 पे करना होगा। जी यदि मैं 1 अक्टूबर से उस वित्तीय वर्ष के 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को करूं तो मुझे 1.5% 500 का 7.5 रुपया पेनल्टी चार्ज होगा। जी यही यदि मैं मार्च में जाके करता हूं तो मुझे 6 महीने का 9% पेनल्टी चार्ज होगा, जो कि लगभग 45 रुपया होगा। तो जब तक हम इस कर का भुगतान नहीं करते हैं तब तक 1.5% पर मंथ की दर से पेनल्टी चार्ज होते रहेगा। जी सर, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसा आपने बताया 1 साल तक अगर उन्होंने या कई और सालों तक उन्होंने अगर जमा नहीं किया, उनको पेनल्टी चार्जेस जो आपने बताया उस तरीके से लग सकते हैं, अलग अलग प्रावधान है। तो क्या सर अगर वो अर्ज़ी डाल सकते हैं, अगर उनके कुछ रियायत ऐसी कोई आवश्यकता उनकी पड़ गई या कुछ रियायत की ज़रूरत पड़ सकती है उन्हें, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है, उन्हें मिल सकता है? बिहार म्युनिसिपल एक्ट में पेनल्टी या विलम्ब शुल्क को माफ़ करने का अधिकार किसी को प्रदान नहीं किया गया। जी यदि किसी का पेनल्टी माफ़ करना है तो उसके लिए उस प्रस्ताव को यहाँ संबंधित निगम के स्टैंडिंग या बोर्ड द्वारा पास करके जी सरकार के कैबिनेट के पास भेजना पड़ेगा। बिहार सरकार कैबिनेट में इसको भेजना पड़ेगा। यदि कैबिनेट किसी पार्टिकुलर केस में उसको अप्रूवल देती है, उसी केस में किसी का विलम्ब शुल्क माफ़ हो सकता है या पेनल्टी माफ़ हो सकता है। जी हालांकि अभी तक इस तरह का एक भी केस सामने नहीं आया है जिसमें किसी का पेनल्टी या विलम्ब शुल्क कैबिनेट के द्वारा माफ़ किया गया। जैसा कि हम लोगों को पता है, यहाँ सरकारी भवनों के ऊपर पटना में लगभग 50-60 करोड़ का बकाया है। इसमें एक बार चर्चा उठी थी, सारे विभाग बैठे थे एक साथ निगम की बुलाई बैठक में,
उसमें पेनाल्टी माफ़ करने का मुद्दा उठा था, लेकिन स्टैंडिंग बोर्ड ने, पटना नगर निगम ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जी। चूँकि एक्ट में किसी को एम्पावर नहीं किया गया है पेनाल्टी माफ़ करने को लेकर। सर क्या ये जो टैक्स है वो हम ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जो हाउस टैक्स है उसके लिए? हाँ, इसके लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आप patnamunicipal.net या pmc.bihar.gov.in पर जाकर पटना नगर निगम के लिए होल्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। बाकी नगर निकायों के लिए ई म्यूनिसिपैलिटी बिहार पे जाके आप होल्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। स्पेशली पटना नगर निगम ने ऑनलाइन पेमेंट में इंटरनेट बैंकिंग के अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, फ़ोनपे, जी। हर तरह की फैसिलिटी जो आज के समय में संभव है, जिसे नागरिकों द्वारा मांग किया जाता है, पटना नगर निगम ने प्रोवाइड किया है। कोई नागरिक पॉस मशीन द्वारा भी पेमेंट कर सकता है, यूपीआई द्वारा भी पेमेंट कर सकता है, पेटीएम द्वारा भी पेमेंट कर सकता है, और इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके भी अपना होल्डिंग टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। जी, कई सुविधाएं नगर निगम द्वारा, पटना नगर निगम द्वारा दी गई हैं। आप ऑनलाइन आसानी से पे कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट करने में हिचकते हैं, लेकिन ये काफ़ी आसान है। आसान तरीके से आप जो टैक्स है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सर एक सवाल है, अगर मान लीजिए जो टैक्स पेयर है बहुत साल से वो टैक्स पे कर रहे हैं, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में वो जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। होल्डिंग ऑनर के मृत्यु होने की स्थिति में जो भी उनके परिजन हैं, उनके द्वारा उस होल्डिंग का म्यूटेशन कराना ज़रूरी है। म्यूटेशन मतलब नामांतरण। पहले से होल्डिंग जिसके नाम पे चला आ रहा है, नए उत्तरदायी व्यक्ति को उसके नाम से होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए निगम में एक आवेदन देके नामांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। नामांतरण होने के पश्चात वो अपने नाम पे होल्डिंग टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। सर नामांतरण की बात की आपने, नाम ट्रांसफ़र होने की बात की, जो हाउस टैक्स है जिनके द्वारा पहले पे किया जा रहा था, उनकी मृत्यु के बाद किसी और जो परिजन है उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सर इस प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है? जो शुल्क है कितना भुगतान करना पड़ सकता है? और कौन परिजन है, किन किन परिजन, जो नामांतरण की बात करें तो किन के नाम वो जो टैक्स है वो जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है? इसको मूल रूप से दो बेसिस पे किया जा सकता है। जी। यदि होल्डिंग ऑनर अपना कोई वसीयत छोड़ के गए हैं, जी। वसीयत के साथ एफिडेविट लगाकर एक आवेदन देकर निगम में इसे अपने नाम पे जो भी संबंधित व्यक्ति है नामांतरित कर सकता है। यदि होल्डिंग ऑनर का कोई वसीयत नहीं है, उस केस में जो भी उनके घर के अन्य सदस्य हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे कि उनकी पत्नी यदि जीवित है या उनके पुत्र या पुत्री, उनके सबका एक आपस में फैमिली सेटलमेंट बनाकर उसको एक एफिडेविट के साथ निगम में आवेदन दे सकते हैं। निगम इसके लिए 2 महीने का समय निर्धारित किया है। आवेदन मिलने के पश्चात और प्रेस्क्राइब फी जो पटना नगर निगम के वेबसाइट पे इसका फ़ी डिटेल्स भी अवेलेबल है। आवेदन और फ़ी मिलने के पश्चात निगम दोनों पक्षों को एक नोटिस जारी करता है। जो संबंधित पक्ष हैं उनको नोटिस जारी करता है। यदि उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। जी। यदि किसी तरह का ऑब्जेक्शन है, किसी पक्ष को अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं प्राप्त होता है, उस स्थिति में जो आवेदक है उनको वो होल्डिंग नामांतरित कर दी जाती है। जी। किसी भी कारणवश यदि किसी भी पार्टी द्वारा ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, उस केस में पहले उस ऑब्जेक्शन की हियरिंग होती है। जी। नगर आयुक्त कोर्ट में होती है, और दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद नगर आयुक्त अपना डिसीजन देते हैं, संबंधित ईओ अपना डिसीजन दे सकते हैं। जी। और उसके बाद ही उनका म्यूटेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। जी। सर जो फॉर्म है, जो हम जब ट्रांसफ़र के वक्त जो फॉर्म फिल करते हैं सर, उसके बाद जो हम प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं, तो उसके बाद कोई हमें रसीद मिलती है उसकी, और जो शुल्क मैं चाह रहा था, जो शुल्क हम वहाँ जमा करते हैं, भुगतान करते हैं, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा? नामांतरण के लिए पटना नगर निगम ने जो नई दरें निर्धारित किए हैं, उसमें आवेदन शुल्क 100 रुपया लिया जाता है। इसके अलावा यदि 1000 स्क्वायर फीट तक का एरिया है उस होल्डिंग का, तो 500 रुपया उसका
नामांतरण चार्ज लिया जाता है। यदि 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का एरिया है उस बिल्डिंग का, उस स्थिति में पर स्क्वायर फीट 1 रुपया नामांतरण शुल्क लिया जाता है जी। इसके अलावा निगम ने चूँकि समय से नामांतरण हो और किसी तरह का विवाद मत हो, इसके लिए निगम ने कुछ विलंब शुल्क भी निर्धारित किए हैं, जो कि 10 रुपया प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अधिकतम इस फाइन की सीमा 2500 रुपये तक हो सकती है। जी सर, अगर दस्तावेज़ की बात करें तो हाउस टैक्स अगर पे करने जाते हैं तो किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। दस्तावेज़ आपको पहली बार ही देने पड़ते हैं जी। जब आप पहली बार किसी होल्डिंग का असेसमेंट या कर निर्धारण करने जाते हैं। इसमें आपको उस होल्डिंग का डीड, इसके अलावा आईडी प्रूफ, जी बिजली बिल की कॉपी और 2 फोटो आपको देना होता है। जी निगम द्वारा डीड का डेट या बिजली बिल का डेट जी जो पहले हो उस तिथि से आपका कर निर्धारण तय किया जाता है। जी इसके अलावा जब भी आप कर निर्धारण कराते हैं उस समय एक स्व मूल्यांकन प्रपत्र आपको भरकर निगम में जमा करना होता है। जी उसके आधार पर निगम आपको एक कंप्यूटराइज डिमांड जनरेट करके देती है। जी कंप्यूटराइज डिमांड में जितना अमाउंट आपका मेंशन है वो अमाउंट वो आपको टैक्स के रूप में पे करना होता है। जी आप चाहें तो उस मंथ के उस तारीख के 30 तारीख तक पे कर सकते हैं। यदि 30 तारीख तक उसका भुगतान नहीं करते हैं, उस स्थिति में 1 तारीख के बाद, अगले माह के 1 तारीख के बाद आपको नए डिमांड की ज़रूरत पड़ती है। जी चूँकि प्रति माह निगम द्वारा 1.5% पेनल्टी का प्रोविज़न है, जी तो 30 तारीख के बाद माह के परिवर्तन के पश्चात उसमें 1.5% पेनल्टी ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। इसलिए पिछला इशू किया हुआ डिमांड 30 तारीख को इनवैलिड हो जाता है। जी सर, जो सॉलिड वेस्ट शुल्क जो लिया जाता है नगर निगम के द्वारा, तो सर क्या वो अब हाउस टैक्स में ही जो है वो शामिल कर लिया गया है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? पटना नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस वित्तीय वर्ष 2019-20 से लिया जा रहा है। 2020-21 वित्तीय वर्ष में सितंबर माह के दौरान जी इसे कम वसूली को लेकर होल्डिंग टैक्स के साथ अटैच किया गया। हालांकि बाद में इसे होल्डिंग टैक्स से सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट मीन्स ये टोटली सेपरेट नहीं हुआ है। यदि कोई चाहे तो अपना होल्डिंग टैक्स के साथ भी कचरा का पेमेंट कर सकता है, कचरा शुल्क का। इसके अलावा कचरा शुल्क यदि कोई अलग से देना चाहता है जी तो उसका भी भुगतान कर सकता है। देखिए, दोनों 2 तरह की चीज़ें होती है। होल्डिंग टैक्स इज़ अ टैक्स, जी ये एक तरह का कर है, जबकि कचरा शुल्क एक तरह का सर्विस चार्ज है। पटना नगर निगम जो डोर टू डोर जाकर कचरा का संग्रहण करती है, उसके एवज में यह सर्विस चार्ज नागरिकों से लिया जाता है। जी सर, एक और सवाल है। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है टैक्स देने को लेकर, जो हाउस टैक्स है, या बचने की कोशिश करती है या जानकारी के अभाव के कारण ने, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक संपत्ति धारक जी जो नगर निकाय क्षेत्र में है जी उसे टैक्स देना मैंडेटरी है। हालांकि नगर निगम ने कुछ इसमें ढील भी दी है, छूट भी दी है। मलिन बस्ती में रहने वाले वैसे लोग जिनका एरिया 250 स्क्वायर फीट तक, उनका घर यदि 250 स्क्वायर फीट तक का है, जी उनको टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया है, उनको टैक्स से छूट है। इसके अलावा बाकी सभी संपत्ति धारकों को अपना टैक्स ससमय भुगतान करना है। ससमय टैक्स भुगतान नहीं करने के कारण या बहुत लंबे समय तक यदि ये बकाया रहता है तो निगम आपके घर का बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन काटने के लिए भी संबंधित विभाग को आवेदन दे सकता है, जी या आपको एक डिमांड नोटिस देकर 21 दिन का समय आपको भुगतान करने के लिए दिया जाएगा। 21 दिन के अंदर यदि आप डिमांड नोटिस के विरुद्ध भुगतान नहीं करते हैं तो निगम द्वारा
होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए आपके चल और अचल संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। जी। सर, अगर जो व्यक्ति है जो अगर स्थिति जाननी चाहे, जो हाउस टैक्स है उसकी स्थिति, तो वो स्थिति किस तरह से वो जान सकते हैं ऑनलाइन, या वहाँ जो ऑफिस है वहाँ जाकर किस तरह से वो अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इसमें निगम दोनों तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। निगम के टैक्स कलेक्टर घर घर जाके टैक्स कलेक्शन का कार्य करते हैं। टैक्स से संबंधित किसी भी तरह की क्वेरीज़ के लिए आप संबंधित अपने वार्ड के टैक्स कलेक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। संबंधित टैक्स कलेक्टर का नंबर वेबसाइट पे नाम और नंबर के साथ प्रदर्शित किया गया है पटना नगर निगम के वेबसाइट पे। इसके अलावा यदि टैक्स कलेक्टर से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाकर आप अपने टैक्स की स्थिति देख सकते हैं कि कब तक हमारे टैक्स का ड्यू पेड है, कब से हमारा टैक्स बाकी है। यदि आप ऑनलाइन देखने में भी असमर्थ हैं, फिर आप हर नगर निगम में काउंटर्स बने हुए हैं। संबंधित अंचल में जाकर या मौर्या लोग काउंटर पर जाकर आप अपने होल्डिंग टैक्स की स्थिति का, बकाया की स्थिति का पता लगा सकते हैं। सर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, लोग एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि कभी टैक्स ज़्यादा या कम करने की, तो वो किस जगह शिकायत कर सकते हैं? क्या कोई नंबर है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। इसमें जो भी शिकायतें आती हैं उस संदर्भ में बस यही कहना है, टैक्स को कम या अधिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो भी टैक्स निगम द्वारा जनरेट किया जाता है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज होता है। आप जो स्वमूल्यांकन प्रपत्र भर कर दिए हैं उसी के आधार पर इसको कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है। यदि आपके द्वारा स्वमूल्यांकन प्रपत्र में भरी गई सूचनाएं पूर्णतः सत्य हैं तो सिस्टम द्वारा जनरेटेड टैक्स जो है वो एकदम से सही है, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं किया जा सकता है। इसमें दूसरा पक्ष ये है कि जब कभी भी आप किसी काउंटर को विजिट करते हैं या टैक्स संग्राहक आपके घर पे विजिट करते हैं जी। जो टैक्स अमाउंट आपके लिए बताया जाता है कि इतना टैक्स अमाउंट आपका ड्यू है, संबंधित कर्मचारी से उसका कंप्यूटर जनरेटेड डिमांड ज़रूर लें। जी। इससे आपको पता चलेगा कि आपका टैक्स कितना है। किसी तरह के वर्बल इंक्वायरी पे ना जाएं। आप अपना PID उनको दर्ज कराएं, प्रॉपर्टी ID, प्रॉपर्टी संख्या दर्ज कराएंगे, वो आपका ड्यूज़ प्रिंट आउट करके निकाल कर आपको दे देंगे। जितना डिमांड में आपका ड्यू दिखा रहा है उतना का आप पूर्ण भुगतान भी कर सकते हैं या आंशिक भुगतान भी कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावे भी यदि किसी तरह की शिकायतें हैं तो पटना नगर निगम द्वारा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। टोल फ्री नंबर इशू किए गए हैं जो pmc.br.gov.in के साइट पर अवेलेबल हैं। आप वहां फ़ोन करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हर एक शिकायत की नगर निगम द्वारा सुनवाई की जाती है। जी। सर, शिकायत की आपने बात की, जो टोल फ्री नंबर है उसमें लोग कॉल करके अपने जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं और जो क्वेरी है उसके बारे में वो जान सकते हैं। सर, ये जो शिकायत की जो प्रक्रिया है वो कितने दिन इसकी जो उनका जो निवारण है वो कितने दिन के अंदर हो सकता है? देखिए, यदि रेवेन्यू से संबंधित कोई शिकायत है जी, उसका निपटारण 3 से 5 दिन के अंदर कर दिया जाता है। जी। बाकी अलग तरह की शिकायतों के लिए भी उसी कंट्रोल रूम को फ़ोन करके निगम से संबंधित अन्य शिकायतें, जैसे कि कहीं पानी जम गया हो, कहीं मेन होल खुला हो या कहीं कोई आवारा पशु हो उसको पकड़ने के लिए, किसी भी तरह की अन्य समस्याओं के लिए अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए अलग अलग तरह का SLA निगम द्वारा डिफ़ाइन किया गया है। तो वो जानकारी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं और जो भी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं वो आसानी से टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उनका निवारण भी उनको समय के अनुसार किया जा सकता है। सर, मैं अब हम जो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। नागरिकों से सबसे पहला संदेश यही है कि समय पर अपना संपत्ति कर जमा करें और निगम के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में सहयोग करें। संपत्ति कर जमा करने के लिए
कई सारे माध्यम पटना नगर निगम ने आपको प्रदान किए हैं। आप चाहें तो किसी भी टैक्स कर संग्राहक को कॉल करके अपने घर पे बुलाकर टैक्स को कैश, चेक या डीडी मोड में पेमेंट कर सकते हैं। आप पॉस मशीन के थ्रू भी टैक्स कलेक्टर द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। आप संबंधित अंचल के काउंटर्स पे, होल्डिंग टैक्स काउंटर्स पे जाकर भी अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोरोना महामारी का टाइम है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उस केस में निगम द्वारा ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए भी कई सारे मोड्स नागरिकों के लिए ओपन किए गए हैं। चाहे तो नागरिक हमारे पेटीएम के द्वारा भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि पहले मैंने बताया, जुलाई 30 जून के पहले भुगतान करने पे नागरिकों को 5% की छूट मिलेगी। 30 सितंबर के बाद यदि भुगतान करते हैं प्रति माह 1.5% पेनाल्टी लगेगी। ये ध्यान रखना है कि ये पेनाल्टी ना माफ़ हो सकती है, ना ही कम किया जा सकता है। इससे बचने का सरल तरीका है समय पे टैक्स का भुगतान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, हाउस टैक्स बिल के बारे में बताया, किस तरीके से हमें बिल पे करना चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सब जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की हाउस टैक्स बिल की, हमने सारी जानकारी साझा की, किस तरह से हमें टैक्स जो है वो पे करना चाहिए, किस तरह से हमें जो है टैक्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वो सब जानकारी हमने साझा की। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।